कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. So basically, I am Purva Panthia from Learn With Me, and I am here for part 3 of Nationalism in India, class 10th history. So basically, बहुत टाइम हो गया है वीडियो डले हुए, so extremely sorry for that. But we'll continue now, and we are heading with part 3 of Nationalism in India. Now we're gonna start in part second. We covered Khilafat movement and Rowlatt Act. Now we're gonna cover in this part we're gonna cover why non-cooperation and the part number 2 of the chapter Nationalism in India. So without wasting our time, so let's get started with the chapter. So I appeal to all of you, without seeing the part 1 and part 2, please don't see the part 3. Firstly, visit, I'll post the link in the description box. Firstly, please visit to the link of part 1, then the part 2, and the part 3, because without listening to the part 1 and part 2 and detailing with the part 1 and part 2, you can't go with the detailing of the part 3, and you guys will not be clear in the nationalism in India. In fact, nationalism in India is a very easy topic if we're gonna cover it through the part wise or like in a systematic manner. Otherwise, it will give chaos in your life. Seriously, it will give chaos in your life. Okay, so now let's get started. So basically, in the last part, we talked about the difference between non-cooperation and civil disobedience movement. Go and check it out. What is the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement? So when खिलाफत movement जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस सिचुएशन हो गई थी, वायलेंट सिचुएशंस हो गई थी. तो महात्मा गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के टाइम उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था, उन्होंने वो बंद कर दिया, बिकॉज उनको लगने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका है. एंड ऑब्वियसली दे वर प्रमोटिंग सत्याग्रह, और सत्याग्रह में तो वो ये कह रहे थे कि हमको तो कुछ वायलेंट करना ही नहीं है. तो दे वर आस्किंग लाइक कि कुछ नॉन वायलेंट तरीके से हमको इसको सॉल्व करना चाहिए. तो ठीक है, उन्होंने उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ पे बंद कर दिया था. उसके बाद में उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, और खिलाफत मूवमेंट के साथ उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम हिंदूज और मुस्लिम्स को मिला के कैसे हम एक नेशन वाइड कोई प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं. एंड एट द कैलकटा सेशन ऑफ कैलकटा सेशन ऑफ सितंबर 1920 में उन्होंने वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया. तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों नॉन कॉपरेशन ही क्यों लेकर आए, वापस सिविल डिसोबीडियंस क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नॉन कॉपरेशन वो लेकर आए? तो गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज. 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज. एंड दे डिक्लेयर्ड, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट अगर हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करते तो आज हम लोग कब का ही हमको जो इंडिपेंडेंस है वो मिल चुकी होती. बट उन्होंने ये बोला कि हमने इतना कॉपरेट किया, उन्होंने जो बोला हमने माना, लड़के झगड़ के कैसे भी, बट एट द लास्ट हमने उन चीज़ों को मानी. हमारे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो उनको कॉपरेट कर रहे हैं, कई पुलिस ऑफिसर्स हैं. ऑब्वियसली ऐसा तो था नहीं कि इंडियंस सारे ही उनके अगेंस्ट थे, बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी थे जो उनके साथ थे. तो बेसिकली व्हाट दे वाज सेइंग इज़ लाइक कि व्हाट ही वाज सेइंग इज़ लाइक कि अगर हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे ना तो हमको बहुत जल्दी स्वराज मिल जाएगा. बट वो स्वराज हमें कैसे मिलेगा जब हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है. ये तो अपन इन द लाइफ सिनारियो भी अपन अगर देखते हैं कि अगर किसी बंदे को हम कॉपरेट करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा करेगा. बट अगर हम उसको देखना ही बंद कर देते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म होने लग जाती है. तो बेसिक सी चीज़ है. तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि दिस rule is survived only because of this cooperation. If Indians
reject to cooperate Britishers, then the British rule will collapse within a year. So basically these were the sayings of the Gandhiji in the Hind Swaraj that was written in wrote by Mahatma Gandhi in 1909. सो बेसिकली ये तो हो गया कि क्यों वो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए. अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस मूवमेंट को कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लेकर आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. दैट वाज द मेन क्वेश्चन कि भाई अब करना क्या है, कैसे. तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई हम इस जो मूवमेंट है उसको स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे. स्टेजेस में अनफोल्ड करने का मतलब है कि हम धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं कि सारा एक साथ ही तूफान ला दिया हमने, नहीं. हम क्या करेंगे, धीरे 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 हम एक एक चीज़ से उसको डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करेंगे कि भाई पहले हम ये करेंगे, पहले हम ये करेंगे. तो क्या होता था ना, उस टाइम कुछ टाइटल्स दिए जाते थे ऑफिशियल्स को. जैसे अब तो कोई टाइटल्स नहीं दिए जाते, अब ये लॉ ने बैन कर दिया, मतलब कुछ बैनिंग हो गई है इस चीज़ की कि अब टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे. जैसे गांधी जी को ही उस टाइम हमने फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया था और बहुत सारे टाइटल्स दिए हुए थे उस टाइम. तो उस टाइम कुछ ऐसे टाइटल्स दिए हुए थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे टाइटल्स दिए हुए थे. तो सबसे पहला जो अनफोल्ड उन्होंने किया था, सबसे पहली स्टेज जो थी वो ये थी कि जो भी गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं, हेयर गवर्नमेंट मीन्स, मैंने पहले भी पार्ट्स में मेरे बताया होगा कि हेयर गवर्नमेंट मीन्स इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी. तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को टाइटल्स दिए हुए हैं आप उनको सरेंडर कर दीजिए. हमें ज़रूरत कहाँ है ब्रिटिश से टाइटल्स लेने की, हमारे लिए हम क्या है हमें पता है. तो उन्होंने बोला कि जो भी टाइटल्स आपको मिले हुए हैं वो आप क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज. उसके बाद में सिविल सर्विसेज, आर्मी, लॉयर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, जो भी वो ब्रिटिशर्स की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनको वो क्या कर देंगे, बायकॉट कर देंगे. बायकॉट आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, आप पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आई थिंक इन 8, आई थिंक इन 7. तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब हम किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अब हम इसमें काम नहीं करेंगे, हिंदी में इसका मतलब होता है बहिष्कार करना. तो वही कि सिविल सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, लॉयर्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे उनको सबको बोला गया कि आप अपनी सर्विसेज को बायकॉट कर दीजिए, मतलब कि आप ये इंस्टीट्यूशंस छोड़ दीजिए. तो कि ठीक है हम ये इंस्टीट्यूशंस छोड़ देते हैं. उसके बाद में कि हम फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट करेंगे, हम फॉरेन गुड्स को भी क्या नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इससे उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर पड़ेगा कि इंडियंस अब हमको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं. ऑब्वियसली जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ फ़र्क पड़ेगा. बट ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्चुअली क्या है ना, ब्रिटिश उस टाइम इंडिया इस स्टेज पे नहीं था कि खुद की सारी चीज़ें कर सके. वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट अभी तो उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन गुड्स भी बायकॉट कर दीजिए, सारी सर्विसेज बायकॉट कर दीजिए. उसके बाद में अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है तो, मतलब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेशन अगर करती है तो हम एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे. अभी कौन सा चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है. तो उसके बाद में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे. ठीक है भाई, समझ में आया. उसके बाद में 1920 के समर का टाइम था. महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे इंडिया में उन्होंने टूर किया. उनको पॉपुलर सपोर्ट मिला कि ठीक है भाई हम एनसीएम में पार्ट लेंगे, हम एनसीएम में आगे अपन पढ़ेंगे भी कि किन किन ने एनसीएम में पार्ट लिया. दैट वील स्टडी फर्दर. बट बेसिक इन्होंने यही बोला कि हाँ ठीक है अपन करते हैं, पॉपुलर सपोर्ट मिला उनको. उसके बाद में क्या था, उस टाइम काउंसिल इलेक्शंस का टाइम था. तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि भाई काउंसिल इलेक्शंस भी बायकॉट करते हैं, काउंसिल इलेक्शंस को भी करने की क्या नीड है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है काउंसिल इलेक्शंस भी बायकॉट कर देते हैं. तो कई लोगों को लग रहा था कि अगर काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो करेगी, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होने की सिचुएशन है. तो कोई तो इसके ओपोनेंट्स थे और कोई इसके ओपोनेंट्स और सपोर्टर्स थे.
ठीक है। तो कोई तो इसके अपोनेंट्स थे और कोई सपोर्टर्स थे। कोई बोल रहा था कि नहीं हमें काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं करना चाहिए, कोई बोल रहा था कि नहीं हमें काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना चाहिए। तो अब उस टाइम कांग्रेस में इतना टसल चल रहा था, इतना मतलब उथल पुथल चल रही थी कि भाई कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में कि कहीं मिले कि कौन कह रहा है कि भाई काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। कांग्रेस में भी ये बहुत चीज़ें चल रही थी। एक्चुअल की सिचुएशन तो यही थी कि कांग्रेस में कई लोग तो ऐसे थे जो कुछ और चाहते थे और कई लोग ऐसे थे जो कुछ और चाहते थे। तो ऑब्वियसली कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी उस टाइम भी। फाइनली कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर 1920 में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नॉन कॉपरेशन का काम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम नॉन कॉपरेशन करते हैं, काउंसिल इलेक्शंस को भी बायकॉट करते हैं। उसके बाद में फिर प्रॉपर जो है वो नॉन कॉपरेशन की कहानी स्टार्ट हुई। अपन को पता चली गया कि सबसे पहले टाइटल्स सरेंडर करने हैं, उसके बाद में जो सर्विसेज हैं वो करनी है, उसके बाद में अगर कुछ रिप्रेशन वगैरह होगा तो CDM काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट होंगे। तो वो सब सीरीज ऑफ स्टेप्स बने हुए थे कि कैसे कैसे हमें काउंसिल इलेक्शंस वगैरह बायकॉट करने हैं। तो ये हो गया अपना वाई नॉन कॉपरेशन, कि क्यों नॉन कॉपरेशन लाना चाहते थे, क्यों नहीं लाना चाहते थे। दैट इज़ द मेन पॉइंट, क्यों वो नॉन कॉपरेशन लाना चाहते थे। बिकॉज गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि अगर हम कॉपरेट करते रहेंगे और अगर हमें कॉपरेशन मिलता रहा तो ऐसे ही ये ब्रिटिश रूल चलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Next part, that is part 4th, we'll cover the part 2nd of the nationalism in India, that is towards civil disobedience, the differing strands within the movement, where we'll cover कैसे नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ, किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और जो भी है। सो शेयर द वीडियो, लाइक इट एंड या सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा उतनी ज़्यादा उनको हेल्प होएगी। अदरवाइज नेशनलिज्म इन इंडिया विल chaos your life. So thank you.